इंटर प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्याकरण के अंश को। व्याकरण में नियमों को जानना जितना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी व्यावहारिकता है। तो आज हम व्यावहारिक दृष्टि से देखेंगे कि व्याकरण का सही प्रयोग कैसे किया जाए। बच्चों, आप सभी को कौन सी भाषा सबसे अच्छी आती है? हाँ, सहज रूप से आपकी मातृभाषा। आपको तेलुगु जिनकी मातृभाषा है उन्हें तेलुगु बहुत अच्छी आती है, और उसी तरह से हिंदी जिनकी मातृभाषा है उन लोगों को हिंदी अच्छी आती है। तो ये तेलुगु भाषा आपको सिखाया किसने है? इस भाषा को आपने कब से सीखा? सीखना कहाँ से शुरू किया? उम्र से आप अपनी मातृभाषा को सीखना शुरू किए। जाहिर है आप जब पैदा हुए होंगे तो आप इतने से नन्हे से छोटे से बच्चे, तो इस नन्हे से बच्चे के साथ माँ बाप बातचीत तो करते हैं। तो पैदा होते ही जब माँ बाप बात करना शुरू करते हैं तो वहीं से ये सिखाने का काम शुरू हो जाता है। सबसे पहले आप अपनी मातृभाषा को किस तरह से सीखे? जब आप बहुत छोटे थे तब आप लोगों के साथ आपकी माता पिता, मतलब आपके माता पिता जो थे वो आप लोगों से बात करते थे। क्या आपको वो बातें समझ में आती थी? अभी आपको कुछ याद नहीं होगा। आप अपने ही आसपास में देखिए, छोटे से बच्चों के साथ माँ बाप बातें करते हैं। क्या उन बच्चों को माँ बाप की बातें समझ में आती हैं? क्या नहीं आती? बिल्कुल भी नहीं आती। फिर भी माँ बाप बात करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं अपने बच्चों से संप्रेषण करना, उससे कुछ समय बिताना चाहते हैं। तो इसी उद्देश्य से माँ बाप अपने बच्चों से बहुत छोटी उम्र से ही बात करना शुरू कर देते हैं। माँ बाप, रिश्तेदार, बहुत सारे लोग आते हैं, सब लोग बात करना शुरू करते हैं, और वो नन्हा सा बच्चा सबका मुंह देखते रहता है। उनकी आवाजें सुनाई देती हैं और समझने की कोशिश करता है, परंतु उसे समझ में नहीं आता, फिर भी वो सुनते रहता है। यहीं से भाषा सीखने का क्रम प्रारंभ होता है। या 1 साल के होने लगते हैं तब भी आपके माँ बाप आपसे बात करते रहते हैं, और इन बातों को आप सुनते रहते हो। और फिर सुनते 1.5 साल तक पहुंच जाते हो। तब आप मतलब माँ बाप के होठों के मूवमेंट को, उनके एक्शंस को, उनकी आवाज को देखकर उस आवाज को आप फिर बोलने का प्रयत्न करते हैं। पहले छोटे छोटे शब्द, माँ, काका, ताता, इस तरह से छोटे छोटे शब्द शुरू करते हैं। फिर उसके बाद में आपको बोलना आने लगता है। उसके बाद में जब आप 3 साल या 2.5 साल या 3 साल के हो गए, तब तक आपके मन में, आपके मस्तिष्क में बहुत सारे शब्द जम गए, और फिर आपके मस्तिष्क में एक डिक्शनरी बन गई, वोकैबुलरी बन गई, मतलब एक शब्द भंडार बन गया। और इस शब्द भंडार के कारण आप लोग बात करना शुरू करते हैं। उसी तरह से अगर आप हिंदी सीखना चाहते हो तो हिंदी सीखने के लिए भी सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? हमें सुनना चाहिए। क्या करना है? सुनना है। तो सुनने से ही भाषा सीखने की परंपरा प्रारंभ होती है। भाषा सीखना सुनने से प्रारंभ होता है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि वो सुनना नहीं चाहते। कोई नई भाषा में बात कर रहा है तो तुरंत बच्चे बोलने लगते हैं कि सर माके मर्दों में सर तेलुगु लो जपंडी। इस तरह से आप दूसरी भाषा में पढ़ने से आपको वो भाषा ठीक से आप सुनने का मौका नहीं मिलता। एक और उदाहरण देता हूं मैं। आप लोगों ने देखा होगा, बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो बधिर होंगे, मतलब ऐसे बच्चे जिनको सुनाई नहीं देता। थोड़ा सा ऑब्जर्व करके देखिए कि ऐसे लोग जिन्हें सुनाई नहीं देता, अक्सर वे लोग बोल भी नहीं सकते। क्यों नहीं बोल सकते?
वो इसलिए बोल नहीं सकते क्योंकि उन्होंने कुछ सुना नहीं। जब हम कुछ नहीं सुनते तो बोलने के लिए हमारे पास शब्द भंडार नहीं रहता। अगर आप बहुत अच्छी तरह से भाषा सीखना चाहते हैं, कोई भी भाषा हो, अंग्रेजी हो, हिंदी हो, तेलुगु हो, तमिल, मलयालम, कितनी ही भाषाएं, अगर आप सीखना चाहते हो, आप सुनना आरंभ कीजिए। जब तक हम किसी भाषा को सुनेंगे नहीं, तब तक हम किसी भाषा को सीख नहीं सकते। तो भाषा सीखने के लिए सबसे पहला क्या करना है? ये सुनना है। तो सुनने से ही भाषा आती है। విద్యార్థులారా, మీరందరికీ తెలుసు, మనం చిన్నప్పటి నుండి తెలుగు భాష బాగా నేర్చుకున్నాం. మీకు తెలుగు భాష ఎవరు నేర్పించారు? మీ తల్లిదండ్రులు నేర్పించారు. ఎలా నేర్పించారు? మీరు చాలా చిన్నగా ఉన్నప్పటి నుండి మీ తల్లిదండ్రులు మీతో మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. మీరు మీ తల్లిదండ్రుల మాటలను వింటూ ఉన్నారు. కాబట్టి మీరు ఆ భాషను నేర్చుకోగలిగారు. ఒకవేళ మీరు మంచి హిందీ కానీ ఇంగ్లీష్ కానీ నేర్చుకోవాలంటే ముందుగా మనం ఏం చేయాలి? ముందుగా మనము ఇది చేయాలి. ఏంటది? వినాలి. మొదట్లో మీకు అర్థం కాదు, ప్రారంభంలో అర్థం కాదు. ఎందుకంటే కొత్త భాష వింటున్నప్పుడు మనకు అర్థం కాదు. మనం చిన్నప్పటి నుండి ఏ భాష అయితే వింటున్నామో అది సరళంగా అర్థమవుతుంది. కానీ ఏ భాష అయినా మనం కొత్తగా నేర్చుకోవడానికి పోతే ఆ భాష అర్థం కాదు. అర్థం కాకపోయినా సరే, చిన్నప్పుడు మీరు మరీ చిన్నగా ఉన్నప్పుడు మీ తల్లిదండ్రులు మాట్లాడుతున్నారు మీతో, మీరు వింటూనే ఉన్నారు. అలాగే మీరు కూడా కొంతకాలము కొంత ఓపికగా భాషను వినండి. వెంటనే మీరు మా మాతృభాషలో దాన్ని చెప్పండి అని చెప్పకూడదు. तो भाषा सुनने से आती है, नहीं सुनेंगे तो भाषा नहीं। तो दूसरा नियम क्या है? भाषा सीखने के लिए हमें बोलना चाहिए। अगर हम बोलेंगे नहीं तो सीखेंगे नहीं। बहुत से बच्चों को अंग्रेजी में बोलना नहीं आता। क्यों नहीं आता? हिंदी में फिर भी बोल लेते हैं, मगर अंग्रेजी में बोलना बहुत मुश्किल लगता है। क्यों आता है? वो इसलिए कि उन्होंने अंग्रेजी में बोलने का प्रयत्न नहीं किया। हमें अगर अच्छी भाषा सीखनी है तो दूसरा काम क्या करना होगा? बोलना। सुनने के बाद बोलना। अगर हम बोलेंगे तो ही भाषा आएगी, बोलेंगे नहीं तो भाषा नहीं आएगी। फिर उसके बाद जब आपके माता पिता आपको स्कूल में दाखिला करा देते हैं, जब आप स्कूल में जाते हो तो टीचर सिखाना शुरू करते हैं, अक्षरों को सिखाते हैं। अक्षर का मतलब क्या है? अक्षर का मतलब एक आकृति है। जैसे ये देखिए, ये एक आकृति है और ये भी एक आकृति है, और इस आकृति के साथ में ये केवल एक आकार या एक शेप नहीं है, इसके साथ में एक ध्वनि जुड़ी हुई है। तो वो ध्वनि क्या है? देखिए, क ध्वनि है। और यहाँ पर ये दूसरी भाषा में आकृति है, और इसके साथ में क्या जुड़ा है? इसके साथ में आ जुड़ा है। मतलब पढ़ना किसे कहते हैं? पढ़ना वह है जिसमें एक आकृति है, एक अक्षर है, उसके साथ में एक ध्वनि जुड़ी हुई है, उस ध्वनि का उच्चारण करना ही पढ़ना है। तो भाषा सीखने के लिए जो तीसरा प्रमुख काम क्या करना चाहिए? ये तीसरा ये है पढ़ना। बहुत पढ़ते जाइए, अक्षरों को पहचानने की कोशिश कीजिए। अक्षरों के साथ ध्वनियां जुड़ी हुई हैं, उन ध्वनियों का उच्चारण कीजिए। इसलिए आप जब छोटे कक्षा में रहते हो तो वहां पर आपको मौखिक रूप से बहुत अभ्यास कराया जाता है। तो ये अभ्यास क्यों कराते हैं? वो भाषा सिखाने के लिए कराते हैं। तो इस काम को जितना अच्छा अगर हम करेंगे उतनी अच्छी आपकी भाषा होगी। तो भाषा सीखने के लिए पहले सुनना, फिर बोलना, पढ़ना, फिर उसके बाद में लिखने का काम। मतलब सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये 4 काम अगर हम किसी भाषा में करते हैं, बहुत अच्छी तरह से करते हैं, तो हमारी भाषा बहुत अच्छी होगी। तो भाषा सीखना बहुत आसान है। आपको क्या करना है? सबसे पहले सुनिए। प्रारंभ में समझ में नहीं आएगा, फिर धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। फिर उसके बाद में बोलने का प्रयत्न कीजिए,
शुरुआत में जब आप बोलते हो तो बहुत सारी गलतियां होती हैं, फिर गलतियों के साथ जो भी है टूटी फूटी बोलिए, गलतियां होंगी, होने दीजिए, लोग हंसेंगे, हंसने दीजिए, मगर आप रुकिए मत। रुक गए तो भाषा सीखने का काम रुक गया। आप सभी को करना है। और आज हम एक नया पाठ पढ़ेंगे, व्याकरण अंश है, और इस अंश का नाम है वर्तनी शुद्ध करना। वर्तनी, वर्तनी का मतलब क्या है? वर्तनी का अर्थ है स्पेलिंग। हिंदी में बच्चे जब लिखते हैं तो उस लिखने में जो गलतियां होती हैं, मात्रा की गलती होती है, और लिखने में जो गलतियां होती हैं उनको वर्तनी की अशुद्धियां कहेंगे। అంటే విద్యార్థులారా ఈరోజు మనము వ్యాకరణంలో వర్తని శుద్ధకరణ అనే విషయాన్ని చదువుదాం. వర్తని అంటే అర్థం ఏంటి? వర్తని అంటే స్పెల్లింగ్. అంటే మనం రాసే అక్షర దోషాలను వర్తనికి అశుద్ధిగా అంటారు. అక్షరాల్ని కరెక్ట్ గా రాయడాన్ని శుద్ధ వర్తని అంటారు. వర్తని అంటే ఏంటి? రాయడము. అయితే రాయడం ఎలా చేయాలి, అసలు తప్పులు ఎందుకు అవుతాయి అనేది ఈరోజు మనము నేర్చుకుందాం. चलिए, तो आप सभी लोग हिंदी को स्कूल में पढ़े होंगे. कुछ बच्चे द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी पढ़े और कुछ बच्चे प्रथम भाषा के रूप में हिंदी पढ़े. जो लोग द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी पढ़े वो कक्षा 6 से पढ़ना शुरू करें, और जो प्रथम भाषा के रूप में पढ़े वो तो पहली कक्षा से पढ़ते हैं. पहली कक्षा से जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उन लोगों को उतनी मतलब कठिनाई नहीं होती, परंतु जो विद्यार्थी छठी कक्षा में हिंदी सीखना शुरू करते हैं उन लोगों को थोड़ी सी समस्या होती है. अब हमें क्या करना है? अगर वर्तनी शुद्ध करना है, मतलब बिना स्पेलिंग मिस्टेक के, बिना किसी गलती के लिखना सीखना है, तो उसके लिए क्या करना होगा? थोड़ा सा अभ्यास करना होगा. किस तरह से अभ्यास करेंगे? अभ्यास सही उच्चारण के साथ फिर से करेंगे. तो आज मैं बताऊंगा कि सही उच्चारण अक्षरों का क्या होता है. हिंदी भाषा बहुत ही वैज्ञानिक भाषा है. तो इसे वैज्ञानिक भाषा क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि इसकी वर्ण संरचना जो है वो संस्कृत से आई है, और ध्वनियों की संरचना भी संस्कृत से आई है. और संस्कृत भाषा बहुत से भाषाओं, भारत की लगभग सभी भाषाओं की जननी मानी जाती है. इसमें जो वर्णों का निर्माण है वह बेहद वैज्ञानिक तरीके से किया गया है. किस तरह से? सबसे पहले वर्णमाला में स्वर आते हैं. स्वर किसे कहेंगे? स्वर उसे कहेंगे जिनके उच्चारण में कोई रुकावट नहीं होती, या स्वर वे हैं जिनके उच्चारण में किसी और अक्षर की सहायता नहीं ली जाती. उन अक्षरों को, उन वर्णों को हम लोग स्वर कहेंगे. तो स्वर कितने हैं हिंदी में? हिंदी में स्वर 11 है. क्या है? देखिए, अ, आ, ई, उ, ऊ, रू. तो हिंदी में आने के बाद वो री बन गई. ओके. ए, आई, वो, औ, अम, हाँ. तो यहां तक, औ तक क्या है? औ तक 11 हो गए. तो इन 11 ध्वनियों को हम लोग स्वर कहेंगे. अ से औ तक 11 ध्वनियों को हम लोग स्वर कहेंगे. फिर ये अम अह क्या है? अम अह, इन दो वर्णों को स्वरों के साथ लिखने पर भी इनकी गिनती स्वरों में नहीं होती, क्योंकि अम अनुस्वार है और अह विसर्ग, जिसकी ध्वनि ह यानी व्यंजन ध्वनि है. अह को अयोगवाह भी कहते हैं. तो आगे हम देखेंगे व्यंजन क्या है, व्यंजन ध्वनियां क्या है. तो व्यंजन ध्वनियां उन ध्वनियों को कहा जाता है जिनके उच्चारण में किसी स्वर की सहायता लेते हैं. जैसे कि
अगर हम क है, यहां पर देखिए क है, क में क्या है, क मतलब क और अ, दो ध्वनियों का मेल है। यहां पर स्वर की सहायता ले रहे हैं, क के उच्चारण में अ ध्वनि मिली हुई है। अ क्या है, अ स्वर है। तो स्वर की सहायता से जिन वर्णों का उच्चारण होता है उन्हें हम लोग व्यंजन कहते हैं। तो स्वर क्या है आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं व्यंजन। हिंदी बहुत वैज्ञानिक भाषा है, तो यूं ही नहीं कह रहे हैं कि ये हिंदी वैज्ञानिक है, इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी है। क्या कारण है, देखिए स्वरों के बाद ये है व्यंजन। यहां क वर्ग, च, ट, त, प वर्ग है। तो ये क्रम में है, ये सारी चीजें एक क्रम में है। किस क्रम में है, देखिए सबसे पहले जो ध्वनियां आती हैं व्यंजन में, क, ख, ग, घ। जब आप क अक्षर का उच्चारण का कर रहे हो, तो जब लिखना है तो लिखते समय आप क्या करोगे, अगर मैं कहूं कि कागज लिखो तो आप क्या लिखोगे, क ग ज, कागज लिखोगे, है ना। क्यों लिख रहे हो, क्योंकि आप इस क को का बोल के पढ़ रहे हो, कागज का। तो इसका उच्चारण अगर गलत सीखोगे तो गलतियां होंगी। अगर गलतियों को पूरी तरह से मिटाना चाहते हो, गलतियां नहीं करना चाहते हो, तो आपको सही उच्चारण का अभ्यास करना है। सही उच्चारण क्या है, सबसे पहले क वर्ग। क वर्ग को देखिए, इसके उच्चारण के स्थान को देखिए। क का उच्चारण करते समय ध्यान से देखिए कि क मतलब यहां से आवाज आ रही है ना, गले में से आ रहा है। तो क, ख, ग, घ, अंग, इसका उच्चारण क्या है, अंग, इणिया नहीं है। क्या है सही उच्चारण, क्या है पहचानने के लिए एक छोटा सा काम करेंगे। क्या है, देखिए ये अक्षर क्या है, क, और ये क है ना, तो इसके ऊपर बिंदी लगाएंगे। अब देखिए क, ऊपर बिंदी लगाने से क्या हुआ, कंक, कंक हुआ ना। तो अब क्या कीजिए, क को ढक कर आप इस बिंदी का उच्चारण कीजिए। अब उच्चारण क्या हुआ, अंग, है ना। तो ये क वर्ग का जो पांचवा अक्षर है उसकी ध्वनि क्या है, अंग, है ना, अंग, क, ख, ग, घ, अंग, है ना। कंक, अंग, अंग जो है ना वो ध्वनि है। आप पुरानी किताबों में देख सकते हो कि वहां पर कंक लिखते समय इस तरह से लिखते थे, क्योंकि पुरानी एक परंपरा है कि बिंदी का प्रयोग कम करते थे और बिंदी के बदले में जो ध्वनि के लिए जो अक्षर है वही अक्षर का इस्तेमाल करते थे। अब आपको समझ में आया होगा कि क वर्ग का उच्चारण कैसे करना है। क वर्ग का उच्चारण कंठ से होता है, इसलिए इस क वर्ग को क्या कहते हैं, इसका भी एक नाम है। क्या नाम है, कंठ। कंठ मतलब कंठ से निकलने वाली ध्वनि, ऐसी ध्वनियां जिनका उच्चारण कंठ से होता है, कंठ। गलत उच्चारण क्या है, का, गा, गा, इणिया, ये गलत उच्चारण। तो इसलिए हमें सही उच्चारण का अभ्यास करना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे अगला वर्ग। अगला वर्ग क्या है, क वर्ग के बाद च वर्ग। च वर्ग किसको कहते हैं, च वर्ग उन ध्वनियों को कहते हैं जिनका उच्चारण तालु मतलब यहां इसके ऊपर, मुंह के ऊपर, मतलब इस आकृति को देखिए, इस आकृति में इस हिस्से को तालु कहते हैं। जिसका उच्चारण तालु से होता है उसको हम लोग च वर्ग कहेंगे।
तालु से किस तरह से करते हैं। अब देखेंगे वर्ण, च, छ, ज, झ, न्या। यहां पर देखिए पांचवा अक्षर, ये बहुत मुश्किल है। अभी तक तो आप पढ़े होंगे चाचा जाजा इनिया, चाचा जाजा इनिया गलत उच्चारण है। अब अगला वर्ग देखेंगे, क, च के बाद में ट, शाबाश। तो ट वर्ग, ट वर्ग ध्वनि देखिए कैसे हो रहा है, ट, ठ, ड, ढ, ण। इसका उच्चारण देखिए कैसे हो रहा है, ट दांतों के ऊपर, ट, थ, द, ढ, ट यहां दांतों के ऊपर वाला हिस्सा, मतलब नाक और दांत के बीच के हिस्से में आपका जीभ जो है वो लग रहा है, ट, ठ, ड, ढ उच्चारण हो रहा है ना। तो इस हिस्से को क्या कहेंगे, मतलब दांतों के ऊपर जो हिस्सा है, यहां पर इस आकृति में देखिए ये वाला हिस्सा, इसको क्या कहेंगे, इसको हम लोग मूर्धा कहेंगे। क्या कहेंगे, मूर्धा। मूर्धा मतलब दांतों के ऊपर वाला हिस्सा। तो इस ध्वनि का, इस वर्ग का उच्चारण मूर्धा की सहायता से होता है, क्योंकि जीभ जाकर दांतों के ऊपर वाले हिस्से को लगकर इस तरह से बाहर निकलता है, ट, ठ, ड, ढ, ण, है ना। तो इसलिए इन्हें मूर्धन्य ध्वनियां कहते हैं। कौन सी ध्वनियां कहते हैं, मूर्धन्य, मूर्धा, मूर्धा से निकलने वाली ध्वनियां मूर्धन्य ध्वनियां कहते हैं। स्वरों का उच्चारण सीधे अ, आ, मतलब बिना रुकावट यहां से हो रहा है, फिर क वर्ग कंठ से, फिर च वर्ग यहां ऊपर वाले हिस्से से, इसको हम तालु कहते हैं, तालु से, फिर ट वर्ग मूर्धन्य से, मतलब दांतों के ऊपर वाले हिस्से से। इस तरह से एक क्रम में वर्णमाला इस तरह से है, क्रम है, उस क्रम के साथ ही वर्णमाला को लिखा जाता है, मतलब उस क्रम के साथ ही उसको सीखने की आवश्यकता है। यहां पर आगे देखेंगे, क वर्ग हो गया, च वर्ग हो गया, ट वर्ग हो गया। अब क्या है, त, त। जब मैं कह रहा हूं तो मुंह को देखिए, त, त कहां लग रहा है, मेरा जीभ लग रहा है दांतों से। अब देखिए इस वर्ग को, त, थ, द, ध, न, त, थ, द, ध, न। यहां पर देखिए, त कह रहा हूं तो जीभ दांतों से लग रहा है, इसलिए इस वर्ग को क्या कहते हैं, दंत्य कहते हैं। दंत्य मतलब दांतों से जिसका उच्चारण होता है उसको दंत्य कहते हैं, है ना। क, च, ट, त, प, प वर्ग, प वर्ग देखिए, प, फ, ब, भ, म। इस वर्ग के उच्चारण में आप अक्षरों को बोलते समय देखिए क्या हो रहा है, प होठ मिल रहे हैं, फ, ब, भ, म। इसलिए इस वर्ग को क्या कहते हैं, ओष्ठ्य कहेंगे। ओष्ठ्य का मतलब संस्कृत में क्या है, ओठ, होठों को ओष्ठ्य कहते हैं, है ना। होठों से इसका उच्चारण, यहां पर आकृति में देखिए होठों से होने वाला उच्चारण क्या है, प, प वर्ग, प, ह, ब, भ, म, ये होठों से उच्चारण। और फिर उसके बाद में य, र, ल, व, श, श, स, ह, यहां तक व्यंजन। फिर उसके बाद में और 3 अक्षर हैं, वो क्या है, क्ष, त्र, ज्ञ। क्ष, त्र, ज्ञ क्या है ये, इनको संयुक्त अक्षर कहते हैं।
मतलब ये एक अक्षर नहीं है। क्ष में क और श है, त्र में त और र है, ज्ञ में ज और या है। तो इस तरह से वर्णों के मिलने से बने हुए अक्षरों को हम लोग संयुक्ताक्षर कहते हैं। क्ष त्र ज्ञ संयुक्ताक्षर। यहाँ पर उच्चारण की दृष्टि से आप लोगों को जो बहुत बड़ी मुसीबत आती है वो है श और श, स में श, शंकर श, श, स, इनमें थोड़ी सी कठिनाई आती है, तो इनके उच्चारण में सावधानी बरतना आवश्यक है। अगर हम इन उच्चारणों को सावधानी से करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे, तो बहुत आसान है। तो बच्चों, शुद्ध वर्तनी लिखने के लिए, मतलब बिना स्पेलिंग मिस्टेक के बहुत आराम से लिखा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या करना है आपको? अभ्यास करना है। अभ्यास किस तरह से करेंगे? अभ्यास करने का भी एक क्रम है। किस तरह से करेंगे अभ्यास? सही तरीका क्या है, गलत तरीका क्या है? गलत तरीका देखिए, तो मुंह से उच्चारण किए बिना लिखते जाते हैं। तो बिना उच्चारण किए जब आप अभ्यास करते हो तो उस अभ्यास का कोई फायदा नहीं है। भाषा ध्वनियों से बनी है, ध्वनि और भाषा को अलग नहीं किया जा सकता। और अभ्यास करते समय उच्चारण करते हुए अभ्यास करना है। अब फिर से कीजिए, इसी वर्णमाला को जैसे मैं कह रहा हूं, इन्हीं ध्वनियों के साथ आप लिखिए, फिर से लिखिए। अब आपको क्या करना है? अब आपको करना है इस अ से ज्ञ तक के वर्णों को सही उच्चारण के साथ 10-10, 20-20 बार बोलते हुए लिखना है। आप मुंह बंद करके मत लिखिए। तो आज के लिए अभ्यास क्या है? आप लोग क्या करोगे होमवर्क में? अ से ज्ञ तक के ध्वनियों को सही उच्चारण, जैसे मैंने बताया था, उस उच्चारण के साथ आपको अभ्यास करना है, कई बार लिखना है। तो ये अभ्यास क्यों जरूरी है? क्योंकि आपके मस्तिष्क में एक लिंक जम जाना चाहिए, एक रिश्ता जमना है। किसका रिश्ता? यहां पर जो आकृति आप लिख रहे हो उसका, और जो ध्वनि आप उच्चारण कर रहे हो उसका, इन दोनों के बीच में एक लिंक जमाना है। और इस लिंक को जमने के लिए अभ्यास की आवश्यकता है। पढ़ना सीखना चाहते हो तो लिखते समय बोलते हुए लिखना जरूरी है। एक बार फिर से हम स्वर और व्यंजनों का सही उच्चारण क्या है देखेंगे। सबसे पहले यह स्वर है। स्वरों में सबसे पहले देखिए अ, आ, ई, उ, रू, इसको री भी कह सकते हैं। ए, आई, वो, औ, अह जो है वो व्यंजन ध्वनियां हैं। फिर पहला वर्ग आता है कंठ, क, ख, ग, घ, अंग। फिर तालव्य, च, छ, ज, झ, न्या। फिर मूर्धन्य, ट, ठ, ड, ढ, ण। फिर त, थ, द, ध, न। फिर होष्ठ, प, फ, ब, भ, म। य, र, ल, व, श, श, स, ह, क्ष, त्र, ज्ञ। यहां पर देखिए आप श, श, स, आप लोग स्कूल में कैसे पढ़े होंगे? शेषा सा हा। तो शेषा नहीं है। श, स, श, इन ध्वनियों को ऊष्म्य कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर गर्म हवा दांतों को दबाकर बाहर निकलता है। और उसमें भी 3 अलग अलग ध्वनियां आती हैं। स, इसमें ज्यादा इंटेंसिटी नहीं है। श, इसमें थोड़ा सा है। श, ये थोड़ा अलग है ना? तो इन ध्वनियों को सही उच्चारण के साथ आप अभ्यास कीजिए
और इस अभ्यास के बाद मैं समझता हूं कि आप में से कोई भी वर्तनी की अशुद्धियां नहीं करेंगे। मतलब बहुत आसान है हिंदी। हिंदी నేర్చుకోవడం చాలా ఈజీ। అర్థమైందా? థ్యాంక్ యూ।